अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। आ रही है। अब्दुल मन्नान, प्रेजेंट सर। अजवा मनाल, अजवा मनाल, अलीजा बशारत, प्रेजेंट सर। हमाइम अबूजर, हमाइम अबूजर, अंसा याकूब, अंसा याकूब, अंजा जावेद, प्रेजेंट सर। अक्सा अरशद, बरीरा असलम, बरीरा असलम, दुआ कंबर, फिजा बीबी, प्रेजेंट सर। हादिया जैनब, हादिया जैनब, जवेरिया जावेद, प्रेजेंट सर। खदीजा हफीज, खदीजा हफीज, जंजा फकीर, कनीज फातिमा, प्रेजेंट सर। मरियम महमूद, प्रेजेंट सर। मारवा आबिद, प्रेजेंट सर। मरियम बीबी, मरियम बीबी, मिनाहिल फातिमा, प्रेजेंट सर। मोहसिन फारूक, मोहसिन फारूक, प्रेजेंट। मोहसिन आप इतनी छुट्टियां क्यों करते हो? I'm sorry, sir. The class is too early in the morning, so most of the time I'm asleep when the class happens. मगर अब क्योंकि classes on campus हो गई हैं, तो इंशाल्लाह हर class regularly attend किया करूँगा. मोहम्मद अफजाल, जी सर। मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हाशिद, मोहम्मद हाशिद, मोहम्मद साद, मोहम्मद साद, मोहम्मद उस्मान तैयब, मोहम्मद उस्मान तैयब, मुज़य्यन, यस सर। नदीम हसन, प्रेजेंट सर। निमरा खलील, प्रेजेंट सर। निमरा सिद्दीक, निमरा सिद्दीक, नूर अहमद, प्रेजेंट। उसामा, Present, sir. रमला मजहर, प्रेजेंट सर। रिदा जैनब, प्रेजेंट सर। रुमैसा नदीम, सबा अकरम, प्रेजेंट सर। समीउल्लाह, समीउल्लाह,
सना असगर, Present, sir. तोहा शहजाद, Present. सैयद ओन रजा, सैयद ओन रजा, तस्कीन अहमद, Present, sir. जैनब राहील। Present, sir. ये बहुत स्टूडेंट नाम सुने जो आज की क्लास में एब्सेंट हैं। अजवा मनाल, अमाइम अबूजर, अंसा याकूब, बरीरा असलम, हादिया जैनब, खदीजा हफीज, मरियम बीबी, Khadija is present, sir. खदीजा हफीज ओके, आपकी अटेंडेंस हो गई है। मरियम बीबी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद साहब, मोहम्मद उस्मान तैयब, निमरा सिद्दीक, समीउल्लाह, सैयद ओन रजा। जी, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था और जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि कुछ पैरामीटर होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज़्यादा हो सकता है। उसमें से आप लोगों के जो सिलेबस में है वो 4 पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा पॉइंट था टेम्परेचर, थर्ड पॉइंट था कैटालिस्ट और लास्ट था कंसंट्रेशन। आज आप लोगों ने ये स्टडी करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, किस तरह आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हो, किस तरह आप लोगों को पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में स्टार्ट में स्पीड के साथ कन्वर्ट होते हैं या लास्ट में कन्वर्ट होते हैं या मिड में कन्वर्ट होते हैं। क्योंकि हर जो टाइम ड्यूरेशन है उस दौरान रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो रेशो है, जो शरह है, वो डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। इसी वजह से हम डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन का रेट वो मेजर करते हैं। जिस तरह आप लोग स्पीड की डेफिनेशन करते हो, स्पीड जो है वो इक्वल होता है चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यानी कि जो आप लोगों ने टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट किया है, जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों ने डिस्टेंस को मेजर किया है, अगर उस डिस्टेंस को उस टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास स्पीड जो है वो हासिल होती है। अब ये स्पीड कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है तो उस कंडीशन में स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर करता है तो इसका मतलब है स्पीड कम है। सपोज कि आपके जिसमें भी आप लोग सवारी कर रहे हैं उसके ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 5 किलोमीटर, और कितने टाइम में किया है, सपोज उसने कवर किया है 5 मिनट, तो ये जो है उसकी स्पीड कहलाएगी। 5 मिनट में 5 किलोमीटर डिस्टेंस उसकी स्पीड है। और दूसरी जो है इसी तरह अगर सेकंड टाइम इंटरवल के बाद सपोज वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, वही वैन जिसमें आप लोग सवारी कर रहे हो, और उसका टाइम भी 5 मिनट है। तो इसका मतलब है कि जिस वक्त इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो पहला जो टाइम ड्यूरेशन था तो उस दौरान वैन की स्पीड जो है वो कम थी, क्योंकि उस दौरान 5 मिनट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है। लेकिन जिस वक्त हम सेकंड टाइम इंटरवल के बाद मेजर करते हैं तो उस सेकंड टाइम इंटरवल में
उसी वेन ने 10 किलोमीटर 5 मिनट में डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में वेन की स्पीड ज़्यादा थी और इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान फर्स्ट 5 मिनट के दौरान उसकी स्पीड जो है वो कम थी। ठीक है, और ये हम मैयर किस तरह करते हैं, ये हम डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद, जिस तरह पहले 5 मिनट के बाद हमने डिस्टेंस को मैयर किया है, उसके बाद फिर फर्दर 5 मिनट के बाद डिस्टेंस को मैयर करते हैं, उसके बाद फिर फर्दर 5 मिनट के बाद डिस्टेंस को मैयर करते हैं। और इस डिस्टेंस को हर टाइम के लिहाज से, जो आप लोगों के पास टाइम ड्यूरेशन है जिसको हम T2 माइनस T1 कहते हैं, उससे उस डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड हासिल होती है। इसी तरह हम केमिकल रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन के दौरान हम डिस्टेंस को मेजर नहीं करते, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में तो डिस्टेंस नहीं होता। केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है जो चेंज होती है। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम इंटरवल के दौरान जो चेंज होती है उसकी रेशियो को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो चेंज होती है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो चेंज होती है टाइम इंटरवल के दौरान, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इसको हम डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद मॉनिटर करते हैं। और किस तरह मॉनिटर करेंगे, इसमें हम इसके बाद वाली जो स्लाइड है उसमें ये चीज़ स्टडी भी करेंगे कि किस तरह हम इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं और किस तरह हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हासिल होती है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट या विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की अमाउंट टाइम के लिहाज से डिक्रीज होती है, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के लिहाज से इंक्रीज होती है। इसी वजह से क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है हर टाइम इंटरवल के बाद, इसी वजह से हम जब भी रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे तो उसके साथ माइनस का साइन यूज करेंगे। माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है कि कंटिन्यूअसली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन जिस वक्त हम प्रोडक्ट के लिहाज से देखते हैं तो हर टाइम इंटरवल के बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और जिस वक्त इंक्रीज होगी तो उसके साथ हम प्लस का साइन लगाते हैं, और जिसके साथ हम साइन नहीं लगाते उसका मतलब भी यही होता है कि उसके साथ प्लस का साइन है। इसका मतलब है कि जब भी आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, अगर आप लोग उसमें मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की यूज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इस इक्वेशन में प्लस का साइन यूज करना है। और अगर आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बेस पर कैलकुलेट करोगे तो उस कंडीशन में उस इक्वेशन के साथ आप लोगों ने माइनस का साइन यूज करना है। ये चीज क्लियर है कि क्यों हम रिएक्टेंट के साथ माइनस का साइन लगाते हैं और प्रोडक्ट के साथ प्लस का साइन यूज करते हैं। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका यूनिट इस इक्वेशन की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जी ये कंसंट्रेशन है,
और कंसंट्रेशन का यूनिट अब्दुल मन्नान क्या होता है? अब्दुल मन्नान, अलीजा बशारत, अलीजा बशारत, जी सर। ये बताएं कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? सर मोल्स पर डीएम क्यूब। और टाइम का यूनिट? सेकंड। तो इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा? मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड। मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट जो है वो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। अब किस तरह हम इसको मॉनिटर करते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सपोज हमारे पास दो रिएक्शन है, एक रिएक्शन के दौरान ए और बी रिएक्टेंट स्पीशी है और सी जो है वो आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनती है। अब ये रिएक्शन फास्ट है। अब ये किस तरह पता चलता है? ये हम कंसंट्रेशन को जिस वक्त हम मेजर करते हैं उस कंडीशन में हमें इसके बारे में पता चलता है। इसी तरह सेकंड रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट स्पीशीज जो है वो एक्स और वाई है और एक्स और वाई कंबाइन होकर जी प्रोडक्ट बनाती है। इनिशियल टाइम जिस वक्त टाइम रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो उस कंडीशन में ए की कंसंट्रेशन जो है वो 8 मोल पर डीएम क्यूब है और बी की कंसंट्रेशन जो है वो भी 8 मोल पर डीएम क्यूब, लेकिन सी की कंसंट्रेशन 0 है। क्यों? क्योंकि इस वक्त रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो टोटल जो अमाउंट होगी वो रिएक्टेंट स्पीशी की होगी। इसके बाद हम इस रिएक्शन को 16 मिनट देते हैं। 16 मिनट के बाद हम दोबारा से रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन को भी मॉनिटर करते हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को भी मॉनिटर करते हैं। जिस वक्त हम 16 मिनट पर रिएक्शन की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू हासिल होती है कि ए की जो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल में 8 थे लेकिन 16 मिनट के बाद ए की कंसंट्रेशन 4 बाकी बचती है। इसी तरह बी की कंसंट्रेशन जो है इनिशियली जो 8 मोल पर डीएम क्यूब थी वो 16 मिनट के बाद उसकी कंसंट्रेशन भी 4 बचती है। ये सपोज वैल्यू हमने की हुई है। एक्चुअल में तो जो हम परफॉर्म करते हैं वही रीडिंग हमारे पास हासिल होती है, लेकिन यहाँ पर जस्ट हम ये स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह हम रिएक्शन को मॉनिटर करते हैं, जिसके के जरिए हमें पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है या कम है, कि रिएक्शन स्पीड के साथ होता है या स्लो होता है। तो वो किस तरह मॉनिटर करते हैं उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इनिशियली जिस वक्त रिएक्शन नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ, उस वक्त सी यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 थी, लेकिन 16 मिनट के बाद उसकी कंसंट्रेशन जो है वो मोल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने अभी देखा है वो इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब यहाँ पर जिस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल होगा, अगर हम कैलकुलेट करते हैं ए के लिहाज से तो उस कंडीशन में माइनस साइन इज इक्वल टू ए की मोलर कंसंट्रेशन जो चेंज हुई है डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल यानी कि डेल्टा टी। अब डेल्टा ए का मतलब है कि जो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू 4 है, इनिशियल वैल्यू 8 है। और जिस वक्त डेल्टा टी की कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा टी भी T2 माइनस T1, T2 जो है वो ये वैल्यू है और T1 ये वैल्यू है।
सपोज हम इसको 1 का नाम देते हैं और इसको 2 का नाम दे देते हैं। ये A1 है और ये A2 है। इसी तरह ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है और ये C2 है। तो A के लिहाज से हमारे पास ये जो इक्वेशन हासिल होगी वो होगी माइनस A1 की A2 की मोलर कंसंट्रेशन माइनस A1 की मोलर कंसंट्रेशन जी अलीजा। सर वो मेरी आवाज नहीं आ रही जब आपने बताया था कि ये नेगेटिव साइन क्यों लगाना था, क्या आप बता सकते हैं नेगेटिव साइन क्यों लगाया? नेगेटिव साइन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। नेगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट करता है कि इसकी कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, इसीलिए हम उसके साथ प्लस का साइन यूज करते हैं। ओके सर, रिएक्टेंट्स के साथ हम नेगेटिव लगाएंगे और प्रोडक्ट्स के साथ सर, हम प्रोडक्ट आपने के साथ प्लस का साइन आएगा। जी ओके सर सर। आपने कहा था कि रिएक्टेंट्स यूज करने हैं और ए रिएक्टेंट्स है तो साथ में बी भी तो रिएक्टेंट्स है, तो इसे क्यों नहीं लिखा? हर जो रिएक्टेंट स्पीशी है उसकी कंसंट्रेशन के लिहाज से आप लोगों ने अलहदा से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। ये हम ए के लिहाज से कर रहे हैं। इसी तरह आप लोगों ने इसका रेट ऑफ रिएक्शन बी के लिहाज से भी कैलकुलेट करना है। इसी तरह आप ओके लोगों सर। ने रेट ऑफ रिएक्शन सी के लिहाज से भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्शन के वो सेम है, यानी कि एक मोल ए का कंज्यूम होता है तो एक मोल सी का बनता है। इसी तरह एक मोल बी का कंज्यूम होता है तो एक मोल सी का बनता है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम है। सॉरी, ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट हर रिएक्टेंट स्पीशी के और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल है। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होते हैं तो उस कंडीशन में हर रिएक्टेंट हर स्पीशी के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा। वो हम इसके बाद स्टडी भी करेंगे कि किस तरह चेंज होता है, क्योंकि उसके लिहाज से नंबर ऑफ मोल्स जो हैं एक के कम यूज होंगे और एक के ज्यादा होंगे। अब जिसके ज्यादा यूज होंगे इसका मतलब है कि उसके लिहाज से तो रिएक्शन ज्यादा स्पीड के साथ हो रहा है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा इस्तेमाल होती है। इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन हम हर रिएक्टेंट स्पीशी जो है उसके लिहाज से कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन हम प्रोडक्ट में जो स्पीशी बनती हैं उनके लिहाज से भी हर एक के लिहाज से अलहदा से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले जो हमने वैल्यू ली है वो ए की ली है। इसी तरह आप लोगों ने बी के लिए भी कैलकुलेशन करनी है। A1 A2 की वैल्यू जो है इस इक्वेशन के मुताबिक वो है A2 इज इक्वल टू 4 और A1 जो है वो इक्वल थी 8 के। T2 हमने 16 मिनट को कहा था क्योंकि इनिशियल टाइम ये था और फाइनल टाइम ये। इसी तरह A1 की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी और 16 मिनट के बाद A की कंसंट्रेशन ये। B की कंसंट्रेशन इनिशियली 8 थी और 16 मिनट के बाद B की कंसंट्रेशन जो है वो 4 है। इसी तरह C जो प्रोडक्ट बनता है इनिशियल उसकी कंसंट्रेशन 0 है, लेकिन 16 मिनट के बाद उसकी कंसंट्रेशन 4 है। अब हम पहले रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं A के लिहाज से, तो उस कंडीशन में डेल्टा A डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और ये रिएक्टेंट स्पीशी है इसके नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं। रिएक्शन जिस तरह मूव करता है तो उस कंडीशन में इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। इसी वजह से इसके साथ हम नेगेटिव का साइन यूज करते हैं।
और डेल ए इक्वल होगा A2 माइनस A1 के। A2 की वैल्यू यहाँ पर 4 है और A1 की वैल्यू 8 है। इसी तरह T2 माइनस T1, T2 जो है वो 16 मिनट है और T1 जो है वो 0 मिनट। ये वैल्यू हमने इसमें पुट की, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 0.25। इसका मतलब है कि ए के लिहाज से ये रिएक्शन पहले 16 मिनट के ड्यूरेशन के दौरान इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो रहा है वो 0.25 रहा है। इसी तरह जिस वक्त आप लोग बी के लिहाज से कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू भी सेम हासिल होगी, क्योंकि यहाँ पर जस्ट ए की जगह पर जो है वो बी वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर B2 माइनस B1, और दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, ए और बी की वैल्यू सेम है। इसी वजह से दोनों के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो है वो 0.25 हासिल होगी। अब इसी तरह हमने रिएक्टेंट के लिहाज से भी रेट ऑफ रिएक्शन को मॉनिटर करना है, क्योंकि जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को मॉनिटर करते हैं तो हम हर स्पीशी के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं। अब जिस वक्त प्रोडक्ट के लिहाज से करते हैं तो उस कंडीशन में डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब C2 की वैल्यू जो है वो 16 मिनट के बाद वो 4 है और जिस वक्त टाइम इंटरवल 0 था तो उस कंडीशन में C की वैल्यू 0 थी, T2 16 और T1 0। तो इस कंडीशन में भी जिस वक्त हम रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 0.25 हासिल होती है। इसका मतलब है कि ए के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन और बी के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन और सी के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल या फर्स्ट 16 मिनट में सेम था। ये हमने कैलकुलेशन के बाद चेक किया है, क्योंकि इसमें भी इसके रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिहाज से भी हमारे पास 0.25 वैल्यू हासिल हुई है और रिएक्टेंट स्पीशी के लिहाज से भी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0.25 ही हासिल हुई। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड रिएक्शन को चेक करते हैं। उसमें हमने सपोज करते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन x और y की 88 मोल है और z जो प्रोडक्ट हासिल होता है उसके 0 है, लेकिन जिस वक्त 16 मिनट गुजरते हैं तो उस कंडीशन में x के नंबर ऑफ मोल्स 7 बाकी बचते हैं। इसका मतलब है कि 1 मोल कंज्यूम हो गया है। y के भी 7 मोल बचते हैं, इसका मतलब है इसका भी 1 मोल कंज्यूम हो गया है और z के 1 मोल हासिल होता है। अब इसका भी हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे इसी तरह जिस तरह हमने ए बी का कैलकुलेट किया है। तो जिस वक्त हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो पहले प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हासिल होती है इसकी 0.0625। जिस वक्त हमने इस रिएक्शन को मॉनिटर किया था तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो हासिल हुई थी वो 0.25 हासिल हुई थी, लेकिन इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास इसकी वैल्यू 0.0625 वैल्यू हासिल होती है। अब ये वैल्यू ज्यादा है या ये वैल्यू ज्यादा है? जी अलीजा, अलीजा इन दोनों में से कौन? जी सर क्या 0.25। जी सर क्या कहा आपने? मैंने पूछा है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू या ये वैल्यू? सर 0.25। इसका मतलब है कि ये वाला जो रिएक्शन है वो इस रिएक्शन की निस्बत स्पीड के साथ हो रहा है। पहले 16 मिनट में रिएक्टेंट ज्यादा स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं इस रिएक्शन की निस्बत। ये हमें इस रेट ऑफ रिएक्शन से पता चला है। ठीक है, अब हम फर्दर 16 मिनट इस रिएक्शन को फिर दोबारा से देते हैं और उसके बाद फिर इसके रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं।
फिर हमने मजीद इसको 16 मिनट दिए हैं, यानी कि 16 मिनट के बाद 32 मिनट तक जो भी आप लोगों के पास वैल्यू हासिल हुई है, सपोज वो कंसंट्रेशन वैल्यू जो ए और बी की हासिल हुई है वो 2 मोल ए की और बी के भी 2 मोल ही हासिल हुए, लेकिन सी के जो हासिल हुए हैं वो 4 से ग्रेटर 6 पर कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ये हमने पहले भी देखा है कि जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, और ये हमें डेटा से भी इंडिकेशन हो रही है। इसी वजह से हम प्रोडक्ट के साथ प्लस का साइन यूज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए, और रिएक्टेंट के साथ माइनस का साइन। अब हम दोबारा से चेक करते हैं कि बाद वाले, क्योंकि पहले 16 मिनट के दौरान रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू रिएक्टेंट के लिहाज से और प्रोडक्ट के लिहाज से हमारे पास 0.25 वैल्यू हासिल हुई। अब हम देखते हैं कि बाद वाले जो 16 मिनट हैं उस दौरान रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कम हुई है या ज़्यादा हुई है या उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आया है। अब इसमें फिर दोबारा से आप लोगों ने उसी इक्वेशन को अप्लाई करना है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, C2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 4 और T2 की वैल्यू 32, T1 की वैल्यू 16। तो जिस वक्त हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू हासिल होती है 0.125। पहले 16 में प्रोडक्ट की जो रेट ऑफ रिएक्शन हासिल हुआ था प्रोडक्ट के लिहाज से उसकी वैल्यू थी 0.25, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास वैल्यू हासिल हुई है बाद वाले 16 मिनट के दौरान, तो उसकी वैल्यू है 0.125। अब इसका मतलब है जी अंसा याकूब, अंसा याकूब, जवेरिया, जवेरिया जावेद, यस सर। जवेरिया, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन पहला ज्यादा था या बाद में ज्यादा है? सर पहला। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की ज्यादा वैल्यू हासिल होगी तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा स्पीड के साथ हो रहा है, रिएक्टेंट ज्यादा स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कम हासिल होगी इसका मतलब है कि प्रोडक्ट कम बन रहा है, प्रोडक्ट जो है वो स्लोली फॉर्मेशन प्रोडक्ट की हो रही है। अब पहले प्रोडक्ट की वैल्यू जिस वक्त हमने प्रोडक्ट के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया था तो उस कंडीशन में हमारे पास प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन 0.25 वैल्यू हासिल हुई थी, लेकिन बाद वाले 16 मिनट में हमारे पास जो वैल्यू हासिल हुई है 0.125 हासिल हुई है। इसका मतलब है कि पहले 16 मिनट में प्रोडक्ट ज्यादा बना था, बाद वाले 16 मिनट में प्रोडक्ट कम बना है। इसका मतलब है कि पहले 16 मिनट में रिएक्शन स्पीड के साथ हुआ है, बाद वाले 16 मिनट के दौरान रिएक्शन स्लो हुआ है, और वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू से इंडिकेशन हुई है। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट स्पीशी है उसके लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू भी इनिशियल वैल्यू से कम है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट के लिहाज से भी रिएक्टेंट की जो कंजप्शन है बाद वाले 16 मिनट में कम हुई और पहले वाले 16 मिनट में ज्यादा हुई। इसका मतलब भी यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन पहले 16 मिनट में ज्यादा था और बाद वाले 16 मिनट में रेट ऑफ रिएक्शन कम है। इसी तरह हम सेकंड रिएक्शन को स्टडी करते हैं कि सेकंड रिएक्शन जो है उसमें क्या चेंजिंग हासिल होती है।
कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हुआ है, ज्यादा हुआ है या कांस्टेंट है, पहले वाले रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। तो जिस वक्त हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसके लिहाज से हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हासिल होगी वो 0.0625 है। और जिस वक्त हमने पहले स्टडी की थी तो उस वक्त हमारे पास वैल्यू इसके इक्वल हासिल हुई थी या इससे ज्यादा हासिल हुई थी? जी अजवा। अजवा मनाल, अलीजा। जी सर। जी, इस कंडीशन में ये वाला जो 16 मिनट के बाद एक्स और वाई के जरिए जो जी प्रोडक्ट बनता है वो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है या पहले 16 मिनट में वो रिएक्शन ज्यादा स्पीड के साथ हुआ था? इससे पहले वाला ज्यादा। इसमें हमारे पास जो वैल्यू हासिल हुई है वो 0.0625 हासिल हुई है, लेकिन पहले जो 16 मिनट थे उस कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू हासिल हुई थी वो भी 0.0625। अब इस कंडीशन में इस रिएक्शन के दौरान जिसमें एक्स और वाई रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस दौरान पहले 16 मिनट में भी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0.625 है और बाद वाले 16 मिनट के दौरान भी इसका रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0.0625 है। इसका मतलब है कि पहले 16 मिनट में भी इसका रेट ऑफ रिएक्शन सेम था, बाद वाले 16 मिनट में भी इसका रेट ऑफ रिएक्शन सेम ही रहा है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के दौरान रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। इसका पहले भी इसका रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू यही थी और बाद में भी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू उतनी ही हासिल हुई। लेकिन जिस वक्त हम इसको ए और बी को कंसीडर करते हैं तो उस कंडीशन में इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है पहले 16 की मिनट डिक्रीज हुआ है। और कितना डिक्रीज हुआ है वो आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू से हासिल होता है। अगर हम 0.25 को कितने से डिवाइड करें कि हमारे पास वैल्यू जो है वो 0.125 हासिल हो? जी कोई बता सकता है कितना डिक्रीज हुआ है? जी दो। दुआ 5 टाइम नहीं है। जस्ट अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हो 2 से तो आप लोगों के पास आंसर इसके इक्वल आता है। सर हाफ रेट कम हुआ है उसका। इसका मतलब 1/2। है, ठीक है, इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का हाफ रेट डिक्रीज हो गया है बाद वाले 16 मिनट के दौरान। पहले 16 मिनट में इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा था, लेकिन बाद वाले 16 मिनट में इसका रेट ऑफ रिएक्शन हाफ डिक्रीज हो गया। लेकिन जिस वक्त एक्स वाई रिएक्टेंट को हम कंसीडर करते हैं जिसके जरिए हमारे पास जी प्रोडक्ट बनता है, तो उस कंडीशन में पहले 16 मिनट में भी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू सेम है और बाद वाले 16 मिनट में भी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू सेम है। इसका मतलब है कि इस रेट ऑफ ये जो आप लोगों के पास रिएक्शन है इसके दौरान रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। अब हम फिर दोबारा से इस दोनों रिएक्शन को 16 मिनट मजीद देते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो उस कंडीशन में जिस वक्त हम ए और बी के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू हमारे पास हासिल होती है
125। अब ये वैल्यू, अब हमारे पास 3 वैल्यू हासिल हुई है क्योंकि हमने 3 मरतबा रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया है। सबसे पहला जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू 0.25 है। इसके बाद सेकंड टाइम जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू 0.125 हासिल हुई है। इसके बाद थर्ड टाइम इंटरवल के बाद जिस वक्त हमने रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया है तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास 0.125 के इक्वल हासिल हुई। इसका मतलब कौन बताएगा? हमारी जी अलीजा। सर इसका मतलब है कि इनिशियल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है और बाद में कांस्टेंट हो गया। हाँ, ये कह सकते हो जो हमने 3 टाइम इंटरवल के बाद रेट ऑफ रिएक्शन को मॉनिटर किया है इसमें इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा था, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होकर कांस्टेंट हो गया है। इसी तरह हम सेकंड रिएक्शन के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन को मॉनिटर करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास इसकी वैल्यू जो हासिल होती है वो 0.0625 हासिल होगी। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमारे पास तीनों पैरामीटर में इसकी वैल्यू सेम हासिल हुई है, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो है इस रिएक्शन के दौरान रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कांस्टेंट ही रही है। पहले 16 मिनट में भी रेट ऑफ रिएक्शन जिस रेशो के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं उतने ही रेशो के साथ, उतनी ही स्पीड के साथ रिएक्टेंट जो है सेकेंड टाइम इंटरवल में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं और उतनी ही रेशो के साथ, उतनी ही स्पीड के साथ थर्ड टाइम इंटरवल में भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। तो इस तरह हम डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद रिएक्शन की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मॉनिटर करते हैं और उसके लिहाज से फिर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे पास वैल्यू हासिल होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की, और उसके बाद हम उस कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं। सपोज ये आप लोगों के पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब ये टाइम है जिस दौरान रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब ये इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के टोटल होंगे, प्रोडक्ट के 0 होंगे। उसके बाद 5 मिनट देते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 से इंक्रीज हो गई है। उसके बाद फर्दर 5 मिनट देते हैं तो उस कंडीशन में फिर रिएक्टेंट की मजीद कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी। ठीक है, इसी तरह जो वैल्यू हमारे पास हासिल होती है उस कंसंट्रेशन के दरमियान और टाइम के दरमियान हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे पास इस जैसा ग्राफ हासिल होता है जिसमें ये जो है वो रिएक्टेंट है और ये जो है वो प्रोडक्ट है। अब ये ग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरह टाइम हम ज्यादा देते हैं रिएक्शन को, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमने टाइम को यूज किया है और इसका अलोंग वाई एक्सिस हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लिया, और जितना हम ज्यादा टाइम देंगे रिएक्शन को उसी रेशो के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास ये वाले जो पॉइंट हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पॉइंट की वैल्यू हासिल होती है और इसके कंसंट्रेशन और टाइम के अगेंस्ट हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास इस जैसा ग्राफ हासिल होगा जो इंडिकेट करेगा कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स टाइम के लिहाज से इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये अभी जो हमने इक्वेशन स्टडी की थी ये उसके लिए थी जिसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स
और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 1 बनते। लेकिन अगर हमारे पास ये केस हो कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 1 के अलावा ज्यादा बनते हैं, तो उस कंडीशन में हम रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जिसके साथ जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जिस तरह इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स 1 है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, आयोडीन के साथ भी नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके 2 नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं। और जब भी हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली इक्वल होता है 1 ओवर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के होंगे, जिसके लिहाज से आप लोग नंबर ये रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो, उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप लोग इससे डिवाइड करते हो 1 से, तो आप लोगों के पास उसके लिहाज से उसकी कंसंट्रेशन का अफेक्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन के लिहाज से आप लोगों के पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अमाउंट चेंज होती है, वो आप लोगों के पास हासिल हो जाएगी। अब इसके लिए जिस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह लिखनी है, क्योंकि ये रिएक्टेंट स्पीशी है, इसके साथ माइनस का साइन और मोलर कंसंट्रेशन जो चेंज होगी हाइड्रोजन गैस की, वो डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इसी तरह आयोडीन ये भी रिएक्टेंट स्पीशी है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन और चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है, इसका साथ प्लस का साइन, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स को आप लोगों ने 1 से डिवाइड करके लिखना है। अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स को भी 1 से डिवाइड करके लिखते हो तो आप लोगों के पास 1 ही वैल्यू हासिल होती है। इसी वजह से हम इसको डायरेक्ट ही सिंपल वैसे ही इंडिकेट कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही होता है, इसके वैल्यू जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 1 है। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 से डिफरेंट होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उसको 1 डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको आप लोगों ने लिखना है। अब जिस तरह इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो इसको आप लोगों ने 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे। अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 होते तो इसको हम 1 डिवाइडेड बाय 3 लिखते। अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स 4 होते तो उसको हम 1 डिवाइडेड बाय 4 लिखते। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसके लिहाज से इसके नंबर ऑफ मोल्स डबल बनते हैं, लेकिन हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं वो हम एक नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं। अगर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं तो उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, और हम जब भी कोई भी काम करते हैं हमारी कोशिश ये होती है कि उसको आसानी से हैंडल कर सकें। इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन हम 1 मोल के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं, सॉरी उसके लिहाज से जब भी आप लोगों ने इसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने 1 डिवाइडेड बाय जितने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको आप लोगों ने उसकी चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज क्लियर है? अब एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है जो आप लोग किसी भी टाइम के दौरान जो एक्चुअल में वैल्यू हासिल होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जिस तरह हम 5 मिनट के बाद जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 5 मिनट पर जो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल हुई है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है 2 या 2 से ज्यादा मर्तबा आप लोगों ने वैल्यू को कैलकुलेट किया है, और उनको अगर 2 वैल्यू को कैलकुलेट किया है तो आप लोगों ने दोनों वैल्यू को सम करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, वो आप लोगों के पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है
वो एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं इंफॉर्मेशन, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके बारे में नहीं बताता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के दौरान ये भी हो सकता है कि किसी भी लम्हा रेट ऑफ रिएक्शन कम भी हुआ हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल वैल्यू को ही बताता है कि इस वक्त इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको हम डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये वाली जो वैल्यू हमारे पास एक्चुअल में है, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के 5 सेकंड पर इतनी ही वैल्यू, इससे कम या ज्यादा नहीं। अब ये वैल्यू जो फर्दर 5 मिनट के बाद कैलकुलेट करते हैं वो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। लेकिन जिस वक्त हम इन दोनों को मर्ज करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज वैल्यू हासिल होती है। अब ये एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है कि 5 सेकंड में इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, या 2 सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, या 1 सेकंड के बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। इसके बारे में हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर इसकी कैलकुलेशन है, और इसकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल आप लोगों ने इसी तरह करनी है जिस तरह हमने लास्ट में स्टडी की है। क्या आप लोगों ने ये वैल्यू गिवन है, फर्स्ट टाइम इंटरवल, उसके बाद सेकेंड टाइम इंटरवल, टाइम की वैल्यू भी गिवन है, और इसके साथ जो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है वो भी गिवन है। आप लोगों ने जस्ट इन इक्वेशंस में इस कंसंट्रेशन की वैल्यू को पुट करना है, और जो वैल्यू आएगी वो रेट ऑफ रिएक्शन हो, और उसके बाद हम उसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस जैसा ग्राफ हासिल होगा। अब इस दौरान क्योंकि हमने कंपेयर किया है हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो इस कंडीशन में 1 मोल हाइड्रोजन का कंज्यूम होता है, लेकिन 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह अगर इसके 2 मोल कंज्यूम होंगे तो इसके 4 मोल बनेंगे, अगर इसके 3 मोल कंज्यूम होंगे तो इसके 6 मोल बनेंगे। इसका मतलब है कि इस हाइड्रोजन गैस की जितनी कंसंट्रेशन कंज्यूम होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उसके डबल हासिल होगी। इसकी कंसंट्रेशन जितनी कंज्यूम होगी रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उसके डबल हासिल होगी। ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से भी इंडिकेशन हो रही है, और जिस वक्त हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं उससे हमें एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन हासिल होती है। क्योंकि इस ग्राफ से भी हम इंडिकेशन कर सकते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ डिक्रीज नहीं हो रही जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बन रही है इस रिएक्शन के दौरान। तो इसका मतलब है कि हम इस मॉनिटरिंग के जरिए ये बता सकते हैं कि किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा स्पीड के साथ हासिल हो रही है और किसकी कंसंट्रेशन स्लोली कन्वर्ट हो रही है, या किसके लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है और किस स्पीशी के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन कम है। और जिस वक्त हम इन पॉइंट्स की मदद से, क्योंकि ये तो आप लोगों ने पढ़ा है कि इस पॉइंट्स की मदद से आप लोग स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। ग्राफ जो आप लोग ड्रा करते हो, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एक्स और वाई की वैल्यू हासिल होती है, और स्लोप जो है वो इक्वल होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1।
और इस स्लोप को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और ये टाइम इंटरवल जो भी आप लोग मेजर करोगे उसके लिहाज से होगी, क्योंकि इसमें हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। अगर आप लोग इन दो पॉइंट्स को यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्लोप की वैल्यू डिफरेंट आ सकती है। इन दो को कैलकुलेट करोगे तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू डिफरेंट हासिल हो सकती है। और जो स्लोप की वैल्यू हासिल होगी वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगी। और इस तरह हम पॉइंट्स की मदद से स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और वो स्लोप की वैल्यू इक्वल होती है रेट ऑफ रिएक्शन के। और उसकी मदद से हम आसानी से बता देते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो है या ज़्यादा है। जिस टाइम इंटरवल के दौरान स्लोप की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। और अगर टाइम इंटरवल के दौरान स्लोप की वैल्यू कम होगी इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। ये डिफरेंट पॉइंट के दौरान स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है और उस दौरान जो आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्लोप की वैल्यू हासिल होती है उसके बारे में बताया गया है। जिसमें स्लोप की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब है उन पॉइंट्स के दौरान रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा स्पीड के साथ था, और जिन पॉइंट्स के दौरान इसकी वैल्यू कम हासिल होगी इसका मतलब है कि उस दौरान रेट ऑफ रिएक्शन स्लो था। तो इस तरह हम किसी भी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। जब भी आप लोगों के पास कोई भी रिएक्शन जिसके नंबर ऑफ मोल्स 1 से ज़्यादा होंगे तो आप लोगों ने जब भी उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो आप लोगों ने 1 डिवाइडेड बाय उसके जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उससे डिवाइड करना है। उसके बाद मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जो भी स्पीशी है डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इस लिहाज से आप लोग हर स्पीशी के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करोगे और हर स्पीशी के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है। ये लाजमी नहीं है कि हर स्पीशी के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसी के कम इस्तेमाल होंगे किसी के ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन भी हर एक के लिहाज से डिफरेंट ही हासिल होगा। ठीक है। इसके बाद ये एक एग्जांपल है न्यूमेरिकल की, जिसमें वो कहता है कि आप लोग रिएक्शन करवाते हो H2O2 पर आयोडाइड आयन के साथ एसिड की कंडीशन में। तो आप लोगों के पास I3 आयन बनता है और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब उसने इनिशियल वैल्यू दी हुई है कि आप लोगों के पास आयोडाइड आयन की कंसेंट्रेशन जो है एक मिनट इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन आयोडाइड आयन की दी हुई है और जिस वक्त 10 सेकंड गुजरते हैं तो उस कंडीशन में जो उसकी कंसंट्रेशन बाकी बचती है वो भी गिवन है। इसके साथ वो कहता है कि आप लोगों ने कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन 10 सेकंड के बाद, और वो कैलकुलेट जो करना है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिहाज से कैलकुलेट करना है।
सबसे पहले आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप लोग यूज करते हो उसको अप्लाई करना है। तो आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि आयोडाइड की कंसंट्रेशन इनिशियल और फाइनल दी हुई है, इसका मतलब है इसकी मदद से हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो हासिल होगी वो 1 डिवाइडेड बाय 3 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड एंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 3 है, इसी वजह से इसको हमने 1 डिवाइडेड बाय 3 रखा है। ठीक है, अब इसकी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो 0.868 और इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 1। टाइम इंटरवल जो दिया हुआ है वो 10 सेकेंड। जिस वक्त हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू हासिल होती है वो 4.40 इंटू 10⁻³ मोल पर सेकेंड। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हासिल हो चुकी है। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर जो पूछा हुआ है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को पूछा हुआ है। तो उसके लिहाज से जिस वक्त हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा एच प्लस आयन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास यही इक्वेशन हासिल होती है, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन होगी डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू -2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमने ये कैलकुलेट किया है। इस वैल्यू को आप लोगों ने यहाँ पर पुट करना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू हासिल हो जाएगी। अब अगर उसने सिर्फ कंसंट्रेशन पूछी है तो उसने टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो आप लोगों ने जस्ट उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर उसने सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इसके 1 मोल के लिए से पूछा है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास यही आंसर होगा कि इसकी जो कंसंट्रेशन टाइम के लिहाज से चेंज हुई है वो ये है। इसका मतलब है कि एक को दूसरी स्पीशी के साथ कंपेयर करके उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स चेक करते हैं इसके लिहाज से तो उस कंडीशन में जो जिस तरह आप लोगों ने स्टोइकोमेट्री रिलेशनशिप में स्टडी किया था तो इसके मोल इसके लिहाज से इक्वल होते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3 के। और यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन की है उसमें भी बिल्कुल सेम इसी फार्मूले को अप्लाई किया है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स को 3 से डिवाइड किया है, उसके बाद जिस वक्त इसके अमाउंट या कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया है, चेंज इन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए तो उस वैल्यू को फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ये चीज क्लियर है? सर H पॉजिटिव आयन प्रोडक्ट नहीं है? H पॉजिटिव आयन प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट है सर। सॉरी, सर प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है? रिएक्टेंट ये तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से भी चेक कर सकते हो। जी सर। एरो के बाद वाली जो भी स्पीशी होगी वो प्रोडक्ट है, एरो से पहले वाली जो भी स्पीशी है वो रिएक्टेंट है। ठीक है, इसके बाद सेकंड एग्जांपल ये है, ये हर स्टूडेंट ने सॉल्व करनी है इंडिविजुअल। जी अलीजा। सर पिछली एग्जांपल एक दफा मैं डिस्कनेक्ट हो गई क्लास में, समझ नहीं 1/3 कैसे है? 1/3 तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो जिस स्पीशी के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे उसके जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनको 1 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के कैलकुलेशन का फार्मूला है कि इसके 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू मोलर चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाय डेल्टा T, जिसके जितने नंबर ऑफ मोल्स केमिकल इक्वेशन के अंदर मौजूद होंगे हमने जस्ट उसको 1 से डिवाइड करके लिखना है। और ये आप लोगों को जर्नल फॉर्म ये लिखी हुई है, ये वाली, इसके मुताबिक आप लोगों ने लिखना है, जस्ट इसकी वैल्यू को लिखना है और आप लोगों को कैलकुलेशन जो है आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के साथ हैं उनको 1 डिवाइडेड बाय लिखना है, यानी कि एक को डिवाइड करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये वाली स्पीशीज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स बी है तो 1 डिवाइडेड बाय बी लिख दिया। उसके बाद इसकी मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, इसी तरह डी के साथ और इसी तरह ई के साथ। ठीक है, ओके सर, जज़ाकल्लाह। इसके बाद किस तरह हम रिएक्शन को मॉनिटर करते हैं। रिएक्शन जो है वो बाज ऐसे होते हैं बड़े स्पीड के साथ होते हैं, बाज ऐसे होते हैं जो घंटों में कंप्लीट हो जाते हैं और बाज ऐसे होते हैं जो 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में कंप्लीट होते हैं। इसका मतलब है कि हर रिएक्शन को मॉनिटर करने के लिए टाइम ड्यूरेशन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, सेम नहीं होगा। जो रिएक्शन ज़्यादा स्पीड के साथ होते हैं, जो 1 मिनट में या 10 मिनट में या घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं, उनको हम कंटिन्यूसली शॉर्ट टाइम इंटरवल के बाद मॉनिटर करते हैं। लेकिन वो वाले रिएक्शन जो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में होते हैं उनको फिर हम उसी लिहाज से, अगर 1 साल में कंप्लीट होता है रिएक्शन तो एक पहली रीडिंग हम जो है हो सकता है 1 महीने के बाद ले लें, उसके बाद दूसरी रीडिंग 2 महीने के बाद, फिर तीसरी रीडिंग 3 महीने के बाद, इस तरह कैलकुलेट कर लें, या 2-2 मिनट का वक्फा देकर उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ होता है, डेज में कंप्लीट होता है, या आवर्स में कंप्लीट होता है, या ईयर्स में कंप्लीट होता है। इसके साथ हम वो कौन सी टेक्निक है जिनके जरिए हमें रिएक्शन का पता चलता है कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं। इसमें सबसे पहली टेक्निक जो है वो पोलैरिमीटर। ये टेक्निक हम उन कंपाउंड के लिए करते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। उस कंडीशन में जितने वैल्यू कम होती जाएगी इसका मतलब है कि रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्रोडक्ट है तो उसके लिहाज से उसकी कंसंट्रेशन उसी लिहाज से इंक्रीज होती जाएगी। डायरेक्ट हमारे पास यहाँ से डेटा हासिल होगा और उस डेटा की मदद से, जिस तरह हमने पहले ग्राफ ड्रा किया है, इसी तरह हम उसमें भी ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं। सेकंड है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसमें हम मोस्टली यूवी को यूज करते हैं। इसमें हम किसी भी सैंपल को यूज करते हैं क्यूबिड में और उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को फ्लो करवाते हैं। सॉरी, इस कंडीशन में हम इसमें वेवलेंथ जो है वो फॉल करवाते हैं, और जिस वक्त वेवलेंथ इसमें से फॉल करवाते हैं तो उस कंडीशन में, जिस तरह आप लोगों ने रेजोनेंस का टॉपिक पढ़ा है, आइसोमर को आप लोग दुआ इस तरह करते हो कि बाज जो है सबसे पहले आप लोग उसको जो रिएक्ट या प्रोडक्ट बनता है या रिएक्टेंट में है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर जो है, जिसका एक जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। उस दौरान हम सबसे पहले उनको डिफरेंशिएट करते हैं, उन दोनों को अलग अलग हासिल करते हैं और उसके बाद उसी कंसंट्रेशन से मेजर करते हैं। इस दौरान हम सिर्फ उन कंपाउंड को मोस्टली मॉनिटर करते हैं जिसके जरिए हमारे पास सिंगल रीडिंग हासिल होती हो, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में।
अगर ऐसी स्पीशी है जिसके जरिए हमारे पास 2 रीडिंग हासिल होती हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले उनको सेपरेट आउट करते हैं और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। कंबाइन मॉनिटरिंग टफ हो जाती है। कंबाइन मॉनिटरिंग के जरिए हम उन वैल्यूज में प्लस माइनस ज्यादा करना पड़ता है और उसको हम एक्चुअल में या जो एक्चुअल में कैलकुलेशन जो है उसकी परफेक्टली नहीं आ सकती है। इसी वजह से अगर हमारे पास जो आइसोमर स्टीरियो आइसोमर हासिल होते हैं, उनको पहले हम अलग-अलग हासिल करते हैं और उसके बाद उनको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उनमें से पास आउट करवाते हैं और उस कंडीशन में जो हमारे पास वैल्यू हासिल होंगी उसका डेटा हम रिकॉर्ड में रखते हैं और फिर हम ग्राफ ड्रा करते हैं। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में उनकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी और अगर उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो उस कंडीशन में उनकी वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो चाहे वो रिमूवल। ये वाली ये टोटल टेक्निक जो है दो आप लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री का चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 में, उसमें आप लोगों ने ये टोटल इसकी जो किस तरह आप लोग रिमूव करते हो और उसके बाद दोबारा से आपको उसको किस तरह हासिल करते हो उसमें कंप्लीट इसका चैप्टर है। उसमें आप लोगों ने इसको हासिल कर इसको कंप्लीट स्टडी करना है। बेसिकली मैं रफली आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली ये होता है कि आप लोगों ने जो आइसोमर हासिल हुआ है, स्टीरियो आइसोमर हासिल हुआ है, उसको आप लोग पहले डायस्टीरियोमर में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि डायस्टीरियोमर में कन्वर्ट होने के बाद दोनों की रिएक्टिविटी डिफरेंट हो जाती है और उसकी बेस पर हम दोनों को अलग-अलग हासिल कर लेते हैं और उसमें जो आप लोगों ने सेकंड आइसोमर ऐड किया है जिसकी वजह से वो डायस्टीरियोमर में कन्वर्ट हुआ है, उसको आप लोग फर्दर रिमूव कर देते हो। रिमूव करने के बाद आप लोगों के पास इनिशियल जो आइसोमर था वो सेपरेटली हासिल हो जाते हैं। इसके साथ थर्ड पोर्शन है प्रेशर का। आप लोगों केमिकल रिएक्शन के दौरान ये चेक करते हैं कि गैस के नंबर ऑफ मोल्स या रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम बनते हैं या ज्यादा बनते हैं। और उस कंडीशन में जो आप लोगों के पास, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो मैं आप लोगों के पास ये बता रहा हूँ, इसमें आप लोगों के पास मोस्टली डायरेक्ट ग्राफ हासिल होता है। जस्ट आप लोग सैंपल को रखते हो, जिस तरह यूवी में आप लोग से जस्ट सैंपल को रखते हो, उसमें से सिस्टम खुद ही जो इसके अंदर प्रोसेस होगा उसको फॉलो अप करवाएगा और उस कंडीशन में डायरेक्ट उसने ग्राफ आप लोगों को देना है और उस ग्राफ को आप लोग मॉनिटर करते हो और उस ग्राफ में अगर वैल्यू वेवलेंथ की ज्यादा आती है इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ज्यादा है और अगर ग्राफ में वैल्यू इंटेंसिटी पीक की कम आती है तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन कम है। इसके साथ गैस क्रोमेटोग्राफी है, उसमें भी जस्ट आप लोगों के पास डायरेक्ट ही ग्राफ ही हासिल होता है। जितने भी मोस्टली आप लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो उनमें मोस्टली आप लोगों के पास ग्राफ हासिल होता है और ग्राफ की इंटेंसिटी अगर ज्यादा होती है, जिस तरह इस ग्राफ में आपके पास दो पीक दी हुई है, एक ये वाली पीक है और एक ये वाली पीक है। सपोज आप लोगों के पास इसी तरह एक ग्राफ की पीक जो है इस तरह अपेयर होती है, उसी अमाउंट को आप लोग दोबारा जिस वक्त यूज करते हो 15 मिनट के बाद, तो उस कंडीशन में उसका ग्राफ जो है वो इस जैसा हासिल होता है। इसका मतलब है कि इनिशियल उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर उसकी कंसंट्रेशन कम हुई है। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने रिएक्टेंट मौजूद हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं और उनकी आप लोग मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हो और वो कैलकुलेशन किस तरह करते हो वो आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करना है कि किस तरह आप लोग इस कंसंट्रेशन को कि कितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है इसके बारे में आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करना है। क्योंकि यहाँ तक आप लोगों को जस्ट इस बुक में जो आप लोगों का सिलेबस है वो ये है कि आप लोगों को किस तरह आप लोगों के पास डेटा हासिल होता है और उसकी बेस पर आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हो, रिएक्शन कम है या ज्यादा है। जी, इसके साथ ही आप लोगों के क्लास का टाइम जो है वो ऊपर हो गया है।
बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सर जी अटेंडेंस लगवा लें। अजवा मनाल, अजवा मनाल, अमाइम अबूजर, अंसा याकूब, प्रेजेंट सर। सर अजवा प्रेजेंट है। कहाँ है? उसने कोई भी आंसर नहीं दिया है, कभी उसने यानी अटेंडेंस भी नहीं बोली है। सर वो नेट का इशू होता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर हर वक्त तो नेट का इशू नहीं होता है कि आंसर पूछें उस वक्त भी नेट का इशू हो। वो तो ये वाला इंडिकेशन करती है कि वो स्टूडेंट सिर्फ अटेंडेंस यानी कि यहाँ पर उसका इन है, इसके अलावा यहाँ पर फिजिकली यहाँ पर क्लास के दौरान मौजूद नहीं है। चलो मैं उसकी अटेंडेंस लगा देता हूँ। अंसा याकूब है, यस सर प्रेजेंट। बरीरा, हादिया, हादिया जैनब, मरियम बीबी, मोहम्मद रिजवान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हाशिर प्रेजेंट। ओके, मोहम्मद साद, मोहम्मद उस्मान तैयब, यस सर। निमरा सिद्दीक, प्रेजेंट सर। समीउल्लाह, सैयद आम रजा। जी अब आप लोग लीव कर सकते हो। सर आपने असाइनमेंट का टाइम बता दिया था। जी आज तक का कर दिया था। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वो चेक कर लेना फिर दोबारा से। ठीक है सर, मैं कर लूँगा। सर ये कौन सी असाइनमेंट की बात हो रही है? आज वाली जो है लैब की, आपके नहीं है, लैब वालों की है वो। अच्छा ठीक हो गया सर। और असाइनमेंट 4 तक आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो अपलोड हो गए हैं, और जिनके असाइनमेंट 1, 2, 3 या किसी में इशू था उनके भी मार्क्स अपलोड हो गए। सर अटेंडेंस लगवानी है। सर मैंने जो भी हादिया, चेक किया था मेरे वो मार्क्स नहीं अटेंडेंस के लगे। वक्त ही आई है। हादिया ठीक है, अटेंडेंस हो गई है, अब आप लोग लीव कर सकते हैं।